गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वन विनाश का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वन विनाश से हमारे पर्यावरण को बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारी हानियाँ हुई हैं, जिनकी भरपाई हम बहुत समय बाद कर पाएंगे। अगर हम इसी तादाद से वनों को काटते रहें तो हमारा पर्यावरण का संतुलन भी खराब हो जाएगा। तो आज हम इसके मुख्य परिणामों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वन विनाश के कारण की बात करें तो वन विनाश के कारण वायुमंडल के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वृक्षों की कमी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती जा रही है। इस वनों के विनाश से मिट्टी में जीवाश्म तत्व कम हो रहे हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। वनों के विनाश से मिट्टी के अपरदन में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जो वनों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को आपस में जॉइन करके रखती हैं। अब जब वन नहीं रहते हैं तो मिट्टी का अपरदन होने लगता है और मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो जल के साथ बहकर समुद्र में चली जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। वनों की हरियाली वर्षा को आकर्षित करती है। वनों की हरियाली से मानसून बनते हैं। वनों की हरियाली वर्षा को आकर्षित करती है। वन विनाश से औसत वार्षिक वर्षा में कमी आ जाती है। वन विनाश से भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों में भी कमी आ जाती है। वन विनाश से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ रही है। वन विनाश के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। विश्व तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कुछ गैसों के मुख्यता है, जिसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें उसकी मुख्यता है ग्लोबल वार्मिंग है। इसके बाद एसिड रेन में भी वन विनाश के कारण एसिड रेन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद ओजोन परत में विघटन, जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें जो होल हो गया है वो भी वन विनाश के फलस्वरूप ही है। वायु प्रदूषण वन विनाश का ही परिणाम है। जंगली जीव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वन विनाश से इनकी संख्या में कमी आ रही है, जिससे प्रकृति का संतुलन प्रभावित हो रहा है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं जैसे सूखा व बाढ़ वन विनाश का ही परिणाम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से भारत में केवल 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ही वन पाए जाते हैं, अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। लेकिन वायु, फोटो एवं उपग्रहों से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर 12% भाग ही वनों से ढका हुआ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से देश के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। इसके लिए वनों का प्रबंध करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि जो वन क्षेत्र हैं उसकी स्थिति में सुधार किया जाए। इसके बाद हम वन विनाश की विश्व स्थिति के बारे में बात करेंगे। वन विनाश की विश्व स्थिति या फिर सिचुएशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन वर्ल्ड की बात करें तो सभ्यता के विकास से लेकर 17वीं सदी तक वनों के विशाल क्षेत्रफल उगने के कारण इसको कभी न समाप्त होने वाली संपदा माना जाता था। उस समय मनुष्य की संख्या कम होने से वृक्षों, वन उत्पादों व लकड़ी की आवश्यकता सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई वनों की कटाई तेजी से होने लगी। आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी वनों से की जाती है। वनों का विनाश विशेषकर कृषि भूमि के विस्तार, परिवहन प्रणाली के विकास जैसे सड़कें, सुरंग, रेल की पटरियां, पुल के निर्माण के लिए तथा बस्तियों के बसाने, कल कारखानों की स्थापना के लिए, भवन एवं इमारत के निर्माण के लिए किया जा रहा है। प्रायः विश्व के सभी देशों में वन क्षेत्र में काफ़ी कमी आ रही है। टर्की के 23% भूभाग पर वन बचे हैं। ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन में 1/4
एक चौथाई भाग या क्षेत्रफल वन के नष्ट हो चुके हैं। भारत में 23% का वन क्षेत्र सिमटकर कुल 12% रह गया है। इसके बाद हम वनों के विनाश के कारण या फिर कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो वनों के विनाश के कारण जनसंख्या की वृद्धि, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इमारती एवं फर्नीचर कार्य, बिल्डिंग एंड फर्नीचर वर्क, कृषि क्षेत्र की वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, भूमिगत जल में निरंतर कमी, कंटिन्यूअस शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ईंधन की आपूर्ति, प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूल वुड, उच्च स्तरीय फर्नीचर की मांग, डिमांड ऑफ हायर स्टेटस फर्नीचर। इसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वनों के विनाश के कारणों के लिए बहुत आसान है कि इनकी एक लंबी सूची तैयार कर ली जाए, पर तब जब चाहें फिर उसे प्राथमिकता के आधार पर सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध कर दिया जाए। लेकिन मूल रूप से वन विनाश के पीछे बढ़ती जनसंख्या का दबाव और उसके साथ ही निरंतर बढ़ते पशुधन को ही स्वीकार करना होगा। यहाँ भोजन पकाने के लिए ईंधन और शवदाह के लिए यानी कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता के लिए वन काटे जा रहे हैं। वहीं पशुओं के चारे के लिए भी जंगल साफ हो गए हैं। जितने वन कटे उस अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है और परिणाम यह निकला कि वन क्षेत्रों का निरंतर ह्रास हो गया है, उनमें कमी आती चली गई। इसके बाद हम इमारती एवं फर्नीचर कार्य की बात करें तो दूसरे स्थान पर लकड़ी का इमारती उपयोग तथा फर्नीचर और अन्य सुख सुविधा के लिए लकड़ी की आवश्यकता ने भी वनों को नष्ट कर दिया है। जहां बिना लकड़ी के भी काम चल सकता था, वहां पर भी शानो शौकत के नाम पर लकड़ी का उपयोग हो रहा है और एक दूसरे की होड़ने से और बढ़ावा दे दिया है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, आबादी बढ़ी, भोजन के लिए अन्न की अधिक उपज आवश्यक थी, वन काटकर खेत बना दिए गए, पानी की कमी की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए, अनेक जंगल समाप्त कर दिए गए, आवास हेतु मकानों की आवश्यकता हुई तो गांव और कस्बों के आसपास के पेड़ युक्त स्थानों पर काफ़ी घास गिर गई। कल्याणकारी राज्यों की जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की नीति ने यह विनाश लीला अप्रत्यक्ष रूप से ही कर डाली। परिणाम पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया गया तथा भविष्य की जनता किसे थी ही नहीं। इसके बाद हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वन क्षेत्रों के विनाश के लिए देश की औद्योगिक क्रांति भी कम जिम्मेदार नहीं है। एक और जहां कारखाने चलाने के लिए ईंधन के रूप में वनों का इस्तेमाल हुआ, वहीं कच्चे माल की पूर्ति हेतु भी यही जंगल काम आए। खेल का सामान, बच्चों के खिलौने, रेल के स्लीपर और डिब्बे, कृषि के औजार, गांवों में खेती के लिए हल और अनाज ढोने को गाड़ियाँ, शहरों में ढनारडेहों के ड्राइंग रूमों की साज सज्जा और बनावटी दीवारें तथा छतें आदि न जाने कितने अनचाहे लकड़ी के प्रयोग ने वनों की शामत ला दी। लकड़ी का उपयोग चलता रहा, वन कटते रहे। इसके बाद हम भूमिगत जल में निरंतर कमी, कंटिन्यूअस शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी के अंधाधुंध उपयोग अथवा दुरुपयोग से वृक्षों पर संकट आया। सतही जल या ग्राउंड वाटर के अतिरिक्त भूमिगत जल, सरफेस वाटर के अतिरिक्त ग्राउंड वाटर के उपयोग से ग्राउंड वाटर की गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वृक्षों की जड़ों को पानी की कमी ने हिला दिया। बड़े बड़े वृक्ष सूखे गए, नष्ट हो गए और इसका सीधा असर वन क्षेत्रों पर पड़ा। इसके अतिरिक्त जो भी काम प्रकृति के अनुकूल नहीं किए गए अथवा जहाँ भी प्रकृति से छेड़छाड़ की गई, उसका प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो था वो फॉरेस्ट पर पड़ा। ईंधन की आपूर्ति, प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूल वुड, भारत में आज भी घरेलू भोजन, औद्योगिक क्षेत्र में वायलर, शमशान में शवदाह हेतु सबसे अधिक उपयोग लकड़ी का ही हो रहा है, जो सीधे सीधे वनों से प्राप्त होती है। भारी जनसंख्या का दबाव, उसकी हर मांग की पूर्ति से बड़े बड़े जंगलों का समाप्त हो जाना कोई असंभव बात नहीं रह गई है। उच्च स्तरीय फर्नीचर की मांग, डिमांड ऑफ हायर स्टेटस ऑफ फर्नीचर, इसके उपरांत भी विदेशी मुद्रा कमाने हेतु जाने कितने बहुमूल्य प्रकार की लकड़ी और उससे बनने वाली अनगिनत उत्पाद निर्यात कर दिए गए जाते हैं। बाड़मेर में मिलने वाले
विशेष प्रकार की लकड़ी रोहण का फर्नीचर अपने देश के सभी उच्च स्तरीय होटलों और संभ्रांत एवं धनाढ्य लोगों के घरों में इसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। इसके बाद हम वन विनाश के संभावित उपाय की बात करें तो पॉसिबल रेमेडी ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो लक्ष्य बहुत सीधा और स्पष्ट है, अपनी कोई वन संपत्ति को लाना है और द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुकूल वनों का विस्तार करना है, जिसके अंतर्गत हमें 33% वन क्षेत्र लगाना है। पेड़ों की कटाई एक साथ रोक दी जाए, केवल औषधि वाले वृक्ष अपवाद रहें, यानी कि जिन वृक्षों से हमें औषधि मिलती है उनका उपयोग हम कर सकते हैं, ताकि और बाकी जितने भी पेड़ हैं उनकी कटाई पर रोक लगा दी जाए। कार्यालयों में फर्नीचर, स्कूलों में टेबल स्टूल हैं, लकड़ी के ना हो, वैकल्पिक रूप से हम प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा तथा गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक संभव हो गैस उपलब्ध कराई जाए और उसे वितरित किया जाए। शवदाह या अंतिम संस्कार हेतु विद्युत शवदाह गृहों के उपयोग का चलन शुरू किया जाए। सुधरी हुई प्रणाली में लकड़ी का कम व्यय होती है, उसका लाभ लिया जाए। इसके बाद कई संयंत्र ऐसे होते हैं जिनमें रंगाई धुलाई के लिए लकड़ी के ईंधन के रूप में भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उनमें कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। पशुधन की चराई के लिए गोचरों की पुरानी पद्धति को अपनाया जाए, इससे उनके भोजन की व्यवस्था भी चलती रहेगी और वन रक्षा में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सरकार निश्चित रूप से सहयोग करे, उनको जो वृक्ष लगाना चाहते हों पौधे उपलब्ध कराए जाएं, तकनीकी की जानकारी दी जाए, जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार चलें, सम्मानित और पुरस्कृत किए जाएं, जो लोगों में वनों के प्रति संरक्षण और विस्तार हेतु रुचि जगाएं, प्रशंसित किया जाए, समाज में उनकी पहचान बनाई जाए। इसके अलावा जनसाधारण यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनको भी चाहिए कि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और राष्ट्र हित में अपना कार्य करें। लकड़ी का उपयोग कम से कम करें और जो अधिक उपयोग करते हों उन्हें निरुत्साहित ना करें। जो वृक्ष लगे हों, चाहे वे घर पर हों, स्कूल में हों, अस्पताल में हो, पंचायत में हो, लकड़ी के किनारे पर हों, गाँव के बीच में हो, उनकी रक्षा करें, नए वृक्ष लगाएं। यह आवश्यक है कि लोग अब यह समझें और अपने अपने मानस में बिठाएं कि वनों की रक्षा ही जीवन की रक्षा है। इसके बाद हम बांध और वन, डैम्स एंड फॉरेस्ट की बात करेंगे। बड़े बांधों के निर्माण के कारण निश्चय ही प्रकृति का स्वरूप बिगड़ा है। प्रकृति के गुणधर्म इतने जटिल और अज्ञात हैं कि इसका पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है और जो प्रभाव सामने आते हैं वे अपेक्षित लाभों की तुलना में बहुत ज़्यादा गंभीर और घातक होते हैं। बांध बनने से वन क्षेत्र को कई प्रकार के आघात झेलने पड़ते हैं। इन क्षेत्र में आने वाले जंगलों के पेड़ काटने के साथ साथ इनमें न आने वाले जंगलों के भी पेड़ काट लिए जाते हैं। पुनर्वास रिहेबिलिटेशन में भी वन कटते हैं। गढ़वाल के टिहरी शहर के विस्थापित लोगों को बसाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के जंगलों को साफ किया गया है। यही स्थिति कमोबेश सभी बांधों पर रही है। देश के प्रथम सबसे बड़े बांध भाखड़ा नागल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कि विस्थापितों की समस्या अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, जबकि आज भी सरदार सरोवर में आंदोलन विगत 2 दशकों से निरंतर चल रहा है। इसके बाद वनों के बचाने हेतु कुछ प्रयासों के बारे में बात करेंगे। ए फ्यू एफर्ट टू सेव द फॉरेस्ट। सबसे पहले हम कुछ आंदोलन चलाए गए थे। ये आंदोलन हमारी हिस्ट्री में, पर्यावरण की हिस्ट्री में, पर्यावरण के इतिहास में बहुत फेमस है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये 1972 से उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। इसके जो प्रणेता थे वो श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे तथा ये दसौली गांव स्वराज संघ चमोली में चलाया गया था। ये चमोली जिले का गोपेश्वर गांव था, जहां के पेड़ों को काटने का ठेका एक ठेकेदार ने वन विभाग को दिया था, राज्य सरकार से लिया था।
और ठेकेदार लकड़ी को नाव बनाने हेतु ऊंचे दाम पर बेचता था। यह एक स्वयंसेवी संस्थान है, पेड़ों से चिपक कर वृक्षों को काटने नहीं दिया था, इसलिए हम इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक आंदोलन और चला था, अप्पिको आंदोलन। ये 1983 में चला था, जो कि कर्नाटक में चला था। इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे तथा युवक मंडली के प्रमुख थे। कर्नाटक के सिरसी क्षेत्र के सालकड़ो जंगल में वन विभाग 8 सितंबर 1983 को पेड़ गिरा रहा था। 160 स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए। काटने वालों को हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में इस मंडली में राज्य के अनेक लोग जगह जगह पर मिल गए और पेड़ों को बचाने हेतु रैलियां बनाकर रक्षा करने लगे। इसके बाद एक आंदोलन और था, पेड़ बचाओ आंदोलन। ये खेजड़ी वृक्ष के लिए था और खेजहड़ी जगह के लिए था। इसके प्रणेता अमृतबाई खेजड़ली गांव की साधारण स्त्री थी। खेजड़ी के वृक्ष को काटने आए तत्कालीन प्रदेश के महाराजा के लोगों को वृक्ष नहीं काटने देते। उन्होंने स्त्री और पुरुष और बच्चे कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इन पेड़ों की रक्षा की थी। आखिरकार राजा को अपने महल के लिए आवश्यक मात्रा में चूना बनाने में ईंधन के लिए उपयोग की जाने वाली वृक्षों की लकड़ी के उपयोग का आदेश को वापस लेना पड़ा था। तो ये था आज का हमारा पर्यावरण बचाने हेतु कुछ उपाय, पर्यावरण के संभावित उपाय, वन विनाश के संभावित उपाय तथा वन विनाश के कारण, वन विनाश की विशेष स्थिति। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।